नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। खबर कर्नाटक से आ रही है और खबर ये है कि चित्रदुर्ग से कांग्रेस के एमएलए केसी वीरेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी भी हुई है सिक्किम से। इनके घर ईडी ने छापेमारी की थी। कुल मिलाकर के 12 करोड़ कैश बरामद हुआ है और 6 करोड़ की ज्वेलरी बरामद हुई है। और इतना ही नहीं, 1 करोड़ की विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई है इनके यहां से। बताते तो ये हैं कि इनके कारोबार गोवा के कैसीनो से लेकर के और दुबई तक है, विदेशों में भी हैं। और ये पहली बार नहीं है। इन पर जब विमुद्रीकरण का दौर चला था, जब नोट बदले जा रहे थे, तब भी इन पर गंभीर आरोप लगे थे। तब भी इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। वो कार्रवाई क्या थी वो भी बताएंगे। लेकिन इस घटना से एक बार फिर ये बात साबित होती है कि कांग्रेस का कैश के साथ सीधा कनेक्शन है। और ये 12 करोड़ कैश अगर बरामद हुआ है तो फिर नए सिरे से जरा इस पर सोचना तो पड़ता है कि अब बिहार के चुनाव हैं। क्या बिहार के चुनाव के लिए ये कैश रखा गया था या कोई समानांतर काले धन का साम्राज्य है? एक समानांतर इकोनॉमी जो है वो चलती रहती है। और ये पहली बार नहीं है। न केवल केसी वीरेंद्र बल्कि इनके कई नेताओं के यहाँ समय समय पर छापे पड़ते रहे हैं, बरामदगियां होती रही हैं। कर्नाटक के ही इनके उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के यहाँ भी छापे पड़ चुके हैं। बाकी तो छोड़िए, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के करीबियों के यहाँ भी छापे पड़े हैं, बरामदगियां हुई हैं, गंभीर आरोप लगे हैं। और याद होगा आपको, उसकी तारीख और पूरा ब्यौरा मेरे पास है। झारखंड के इनके राज्यसभा के एक सदस्य धीरज साहू के यहाँ भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक छापा पड़ा था, जिसमें करीब 350 करोड़ के आसपास की बरामदगी हुई थी। और केवल कांग्रेस के ही नेताओं के यहाँ नहीं साहब। आपको ध्यान होगा, पार्थ चटर्जी जो ममता बनर्जी की सरकार में एक समय एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उनके और उनकी गर्लफ्रेंड के यहाँ से करीब 54 करोड़ की बरामदगी हुई थी, कैश की बरामदगी हुई थी। बहुत सारे ऐसे संपत्ति खरीद के डॉक्यूमेंट मिले थे, जो दूसरे नामों से संपत्ति बनाई गई थी, उसके डॉक्यूमेंट वहां मिले थे। ज्वेलरी मिली थी और अलग पे पड़ते रहे, बरामदगियां होती रही हैं। अब जो कांग्रेस और जो विपक्षी दल समय समय पर इसको लेकर के हल्ला मचाते रहे हैं और ये कहते रहे कि सब विपक्षी दलों और विपक्षी नेताओं और उनसे जुड़े हुए व्यवसायियों को निशाना बनाया जाता है और उन्हीं के यहाँ छापे मारे होती है, उन्हीं के यहाँ से बरामदगी होती है। यानी राजनीतिक बदले की भावना से जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, वो चाहे सीबीआई चाहे हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, उनका मोदी सरकार दुरुपयोग कर रही है। और जब किसी राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं, तब इस तरह की कार्रवाइयां ज्यादा चलती हैं ताकि पार्टी को बदनाम किया जा सके। लेकिन तब रिजर्व बैंक के जरिए वित्त मंत्रालय को सूचनाएं पहुंचनी शुरू होती हैं
कि कहाँ ट्रांजैक्शन जो सामान्य स्थितियां होती हैं उसके मुकाबले असामान्य गति से हो रहा है या निकासी की जा रही है या पैसे के चलन की और दूसरी गतिविधियों की जानकारी मिलती है और उसी के बेस पर फिर कार्रवाइयां होती हैं जिसमें ये नकदी की बरामदगी होती है। मैं ये चेक कर रहा था कि ईडी और आईटी की कब कब कहां कहां रेड हुई हैं और जो ये आरोप लगाते हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। आज तक तो ये साबित नहीं कर पाए कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और ये बीजेपी की तरफ से इनको चैलेंज दिए जाते रहे। ये कहते हैं कि बीजेपी के लोगों को या उनसे जुड़े हुए उद्यमियों को नहीं सताया जाता है, जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं या उनके सहयोगी दल हैं या संगठन हैं, उनके उनसे जुड़े हुए जो कारोबारी हैं उनको निशाना बनाया जाता है। वो आरोप उनके अपनी जगह हैं, लेकिन मैं जो देख रहा था, झारखंड के पंकज मिश्रा, ये कांग्रेस के ही प्रतिनिधि हैं। जुलाई 2022 में इनके यहाँ छापा पड़ा और कैश बरामद हुआ करीब 19 करोड़। सोना भी बरामद हुआ, दूसरी संपत्ति की भी जानकारी मिली। और कारोबार क्या है? अवैध खनन। और आरोप क्या लगे? मनी लॉन्ड्रिंग के। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस नेता और एक अफसर के यहां छापा पड़ा। फरवरी 2023 में 8 करोड़ बरामद किए गए और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ये करीबी, जिनके यहाँ ये छापे पड़े थे, इनके घरों पर भी छापे पड़े, इनके कार्यालय पर भी छापे पड़े। ये भी कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था। पश्चिम बंगाल, जिन पार्थ चटर्जी का मैंने नाम लिया, ये तृणमूल कांग्रेस के नेता, कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं। जुलाई 2022 में छापा पड़ा था और बरामदगी 50 करोड़ से अधिक की, 52 करोड़ के आसपास की। और इनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी, उनके यहां भी छापा पड़ा था। शिक्षक भर्ती घोटाला केस ये मामला था पूरा, जिसमें इन्होंने जम करके उगाही की थी और उगाही की सारी जो रकम है वो कैश में बरामद हुई थी। जो डीके शिव कुमार का जो मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं, उनका मैंने जिक्र किया है। अगस्त 2017 में उनके यहाँ छापा पड़ा था। 8 करोड़ 60 लाख रुपया कैश बरामद हुआ था और उन पर टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर आरोप लगा था। महाराष्ट्र के हसन मुश्रीफ, ये भी कांग्रेस के नेता, इनके यहां जनवरी 2024 में छापा पड़ा था। 56 लाख कैश बरामद हुआ था। 56 लाख। और धीरज साहू, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ये कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य, इनके यहां दिसंबर 2023 में छापेमारी हुई, 6 दिसंबर को। और छापे भी कहां कहां पड़े? झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। और कुल मिलाकर के 40 जगहों पर ये आईटी की रेड हुई थी। 351 करोड़ रुपए, 351 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था। कई दिन तक बैंकों की मशीनें चलती रही थी और वो कैश की बरामदगी हुई थी। और ये देश में उस समय तक सबसे बड़ी बरामदगी थी। अभी भी इससे ज्यादा एक साथ बरामदगी नहीं हुई। और ये शराब कंपनी से जुड़े रहे हैं, शराब का कारोबार है इनका। इन्होंने दलील दी थी कि शराब का जो कारोबार है इसमें तो नकदी का ही लेन देन होता है। बोरियों में नोट भरे हुए मिले थे।
काले धन का साम्राज्य समानांतर रूप से, और ये दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई थी। आपको एक और केस याद होगा, इत्र वालों के यहाँ कन्नौज में छापेमारी की गई थी, और उसमें भी भारी नकदी की बरामदगी की गई थी। ये ये जो है, इसकी तारीख भी मैं आपको बता देता हूं। दिसंबर 2021 में पीयूष जैन नाम के ये इत्र कारोबारी थे, और 22 दिसंबर से ये छापेमारी शुरू हुई थी, कई दिन तक चली थी। 2021 कन्नौज और कानपुर, दो जगहों पर इनके घर, इनकी फैक्ट्री और इनके ठिकानों पर वो छापेमारी हुई थी। 197 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी, और इसमें 2000 के भी नोट थे और 500 के भी नोट थे। अंदाजा लगाइए, ये 2000 के नोट ये कब से दबाए पड़े थे, क्योंकि 2000 के नोट जो हैं वो तब लगभग चलन से बाहर किए गए थे। बाद में 2000 का नोट छापा गया, क्योंकि 1000 और 500 के नोट मोदी सरकार ने 2016 में वापस ले लिए थे। एक बड़ा नोट जब छापा गया था 2000 का, तो उस पर भी बवाल हुआ था। उस पर भी ये सवाल खड़े किए गए थे कि ये अगेन एक बड़ा गलत डिसीजन मोदी सरकार ले रही है। 2000 के, अगर आप 1000 का नोट केवल इसलिए कि एक समानांतर इकोनॉमी बन गई है, टेररिस्ट को फंडिंग दी जा रही है, नक्सलियों को दी जा रही है, देश विरोधी ताकतों के पास जमा हो गई है, या जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो फेक करेंसी छाप करके अपना भी घर भर रहा है और हमारी इकोनॉमी को भी पटरी से उतार रहा है, तो 2000 का जो नोट छापा गया है उसकी जगह इससे तो और बड़ा खतरा होगा। और वही दिखाई दिया था 2021 में। 2000 के और 500 के नोट इनके यहाँ से बरामद हुए थे, कुल मिलाकर के 197 करोड़, 197 करोड़। और 23 किलो सोना बरामद हुआ था, चांदी भी जब्त की गई थी। आप इससे ये अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े पैमाने पर काले धन को दबा करके रखा जाता है, काले धन का साम्राज्य स्थापित किया जाता है। हमारी जो नियमित इकोनॉमी है उसको धक्का लगाने की कोशिश होती है। अगर ये सारे हथकंडे ना अपनाए जाएं और इनको पॉलिटिकल पार्टियां संरक्षण ना दें, तो हमारी जो इकोनॉमी इस समय रन कर रही है, 6.5 जीडीपी इस समय कर रही है, ये कहाँ पहुंच सकती है। और जो हम इतने सालों बाद दुनिया में अपना फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का एक स्थान बना पाए हैं, ये कब, इससे पहले ही, काफी समय पहले ही हम जो 3 बड़ी इकोनॉमी है उनमें शुमार होते, बल्कि हो सकता था कि हम चाइना को भी पीछे छोड़ चुके होते। क्योंकि एक समय था जब चीन की और भारत की इकोनॉमी लगभग समानांतर थी। चीन ने तो जो भी कुछ किया है पिछले 2-2.5 दशक में किया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते थे। उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि काले धन का साम्राज्य अब 2014 से लेकर के और अब तक कितने छापे पड़े हैं और ईडी ने कितनी बरामदगी की है, ये आंकड़ा भी मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं। 2014 से पहले ईडी औसतन हर साल 60 से 70 के आसपास छापे मारा करती थी पूरे देश में, 60 से 70 के आसपास। और 2014 के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक मुहिम शुरू हुई, उसका नतीजा ये हुआ, जो सरकार के आंकड़े हैं मैं वो दे रहा हूं,
कि 2014 से 2023 के बीच ईडी ने लगभग 3000 से अधिक छापे मारे हैं। इनकी संख्या करीब 3500 के आसपास बताई जा रही है। 3500 छापे मारे गए हैं। 2004 और 2014 के बीच, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी, केवल 112 छापे पड़े थे। 10 साल में 112 छापे, जबकि 2014 और 2022 के बीच में 3010 छापे पड़े हैं। और 2023 और 2024 के आंकड़े मिलाकर के ये करीब 3500 के आसपास। अब बरामदगी में बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी होगी कि बरामदगी कितनी हुई है। तो ईडी ने 2014 से 2023 के बीच करीब करीब 1,10,000 करोड़ 1,10,000 करोड़ यानी 1.10 ट्रिलियन इसकी संपत्ति बरामद हुई है। इसमें गोल्ड भी है, प्रॉपर्टी भी है, कैश भी है। ये जब्त की गई है। इनमें से बड़ी धनराशि मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार, ड्रग्स, हवाला और अन्य आपराधिक आर्थिक अपराधों से जुड़ी हुई संपत्ति है और कैश है। और 2022 तक ईडी ने 15,113 करोड़ रुपए की बरामदगी संपत्ति जब्त की थी। और 2023 तक ये आंकड़ा बढ़कर के 1,10,000 करोड़ 1,00,000 करोड़ छोटी राशि नहीं होती है ये। और ये अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा धक्का दे रहे थे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, ईडी पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। इस ईडी का कभी ठीक से उपयोग नहीं किया गया देश हित में। मोदी जी के आने के बाद ये कम से कम कार्रवाई कर रही है, अपना काम कर रही है। जो दायित्व उसका, और उसका दायित्व क्या है? जो मनी लॉन्ड्रिंग है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए 2002 के तहत अवैध रूप से, गलत तरीकों से जो धन अर्जित किया जाता है, धन शोधन किया जाता है, उन मामलों की जांच करना। और इसमें भ्रष्टाचार, इसमें ड्रग्स, इसमें टैक्स चोरी, इसमें हवाला, इन सब से जुड़े हुए पैसे को जो दबा करके बैठ जाते हैं और फिर गलत तरीके से उसको व्हाइट में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, ऐसे मामलों को पकड़ना, ऐसे लोगों को पकड़ना, ऐसी कंपनियों को पकड़ना। दूसरे, ईडी और किन मामलों की जांच करती है? विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन यानी फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, उसका भी ये वे केस देखती है। और इसके लिए फेमा कानून है 1999 के तहत। विदेशी मुद्रा के लेन देन में गड़बड़ी, अवैध रूप से विदेशी संपत्ति रखने, जैसे यहां भी 1 करोड़ विदेशी मुद्रा बरामद हुई है केसी वीरेंद्र के यहां से, और विदेशों में पैसा भेजना, ये सब ईडी के तहत आता है। अच्छा, विदेशी निवेश और संपत्ति यानी फॉरेन एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में संपत्ति खरीदते हैं और ब्लैक मनी को विदेश भेजने की कोशिश करते हैं। बेनामी संपत्ति से जुड़े हुए मामलों की भी जांच ईडी करती है। हवाला और टेरर फंडिंग, इनके केस भी ईडी ही देखती है। हवाला के जरिए अवैध रूप से पैसे का लेन देन करना और आतंकवाद को फंडिंग करना, क्योंकि जो एफएटीएफ है वो पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में वो लागू है और उसके तहत उसकी जांच पड़ताल हर देश में चलती रहती है। और बहुत सारे देशों को
ब्लैक लिस्ट में भी डाला जाता है, ग्रे सूची में भी डाला जाता है। तो ये टेरर फंडिंग रोकने के लिए ही खास तौर से उसका काम है। और आर्थिक घोटाले उनकी भी जांच पड़ताल करती है, जैसे बैंक घोटाले है, शेयर बाजार के घोटाले हैं, चिट फंड घोटाले हैं, फर्जी कंपनियों के जरिए जो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, यानी काले को सफेद किया जाता है। और जो आपके भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले हैं, वो चाहे सरकारी हो या निजी क्षेत्र का भ्रष्टाचार हो, उसके जरिए जो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है और विदेशी मुद्रा कानून का अगर वो उल्लंघन करते हैं, तो वो मामले भी देखती है। और समय समय पर जो वित्त मंत्रालय है, जो सरकार है, वो आर्थिक अपराधों की जांच के लिए भी ईडी को अधिकृत करती है। और कई बार अदालतें भी ईडी को दिशा निर्देश देती हैं कि आप जो है इन मामलों को देखिए। और बहुत सारे मामलों को अब सीबीआई भी और ईडी भी, वो दोनों मिलकर के देखते हैं। और अगर मैं कुछ केसों की चर्चा करूं, तो भाई कांग्रेस के ही दो बड़े नेता, यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। नेशनल हेरल्ड केस में इनसे 5 दिन राहुल गांधी से पूछताछ की थी ईडी ने, जब ये हंगामा किया था उन्होंने सड़कों पर, और 3 दिन तक सोनिया गांधी से पूछताछ की थी। अब दोनों ही के ऊपर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा, जो प्रियंका वाड्रा के पति हैं और सोनिया गांधी के दामाद हैं, उन पर शिकोहपुर में, गुड़गांव के पास शिकोहपुर में, एक जमीन को गलत तरीके से हथियाने और फिर मुनाफाखोरी करने, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का ही मामला उन पर भी है। उन पर भी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और उनकी कई अवैध संपत्तियां जब्त की गई हैं। एक लंदन में भी इनकी प्रॉपर्टी है। ये करीब करीब 17-18 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जा रही है। इसके अलावा दिल्ली में, एनसीआर में, राजस्थान में जमीनें हैं जो अटैच की गई हैं। और टोटल जो संपत्ति जब्त की गई है उसका आंकड़ा तो इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन कई जगहों पर इनकी संपत्तियां जब्त हुई हैं। इसी तरीके से नेशनल हेरल्ड केस जो है, ये तो ओपन एंड शट केस है। बहुत सारे विशेषज्ञों को, कानूनों के जानकार का ये मानना है कि इसमें तो सजा होनी ही होनी है माँ बेटा को। और ये, इसके डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं। ये एजेएल की संपत्ति, ये ट्रस्ट था जिसमें हजारों लोगों के शेयर्स थे। गलत तरीके से उसके शेयर्स हथियाए गए। कांग्रेस पार्टी ने वहां पर 90 करोड़ का कर्ज दिया। उसके बाद एक यंग इंडियन बनाई गई। यंग इंडियन में माँ बेटा के ही 76% शेयर थे। और बाद में एजेएल की संपत्ति को हड़पने के लिए इन्होंने उसका एक तरीके से अधिग्रहण कर लिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012-13 में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब अदालत में गुहार लगाई थी, याचिका दाखिल करके कि इसकी जांच पड़ताल कराई जाए। अब जांच पड़ताल जैसे चलती है वैसे चलती रही। 2014 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए थे, लेकिन फिर भी चाल वही रही। अब जाकर इस मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है। तो ये सारे कुछ केस हैं जो मैंने बताए हैं कि जो हमारी एजेंसियां हैं, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सीबीआई हो, ईडी हो, ये किस तरीके से अब लगातार मोटे मगरमच्छों को भी पकड़ रही है। पहले तो केवल मछलियों पर या राजनीतिक कारणों से कुछ कुछ जगहों पर कार्रवाई होती थी, लेकिन आजकल तो बहुत बड़े पैमाने पर ये सब चल रहा है। और किसी कोई स्टेट स्पेयर नहीं है, कोई लोग स्पेयर नहीं है।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीजेपी के लोगों के यहाँ क्यों नहीं छापेमारी पड़ती है, वो भी सूची में किसी दिन निकाल कर के आपको बताऊँगा। कोई स्पेयर नहीं है, किसी का बचाव नहीं है। अगर किसी के प्रति कोई शिकायत आई है, उसकी जाँच-पड़ताल में पाया गया है कि उसने फ्रॉड किया है या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, तो वहाँ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।